हॉल में नीलामी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। तभी वहां अचानक से किसी बूढ़े की मगर एक रौबदार आवाज गूंजी, 20,000 सोने के सिक्के। नीलामी की इस बोली को सुनते ही जब हॉल में बैठे सभी लोगों ने उस आवाज की ओर अपनी नजरें घुमाई तो उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी की एक आंख पर आधा दूरबीन नुमा चश्मा लगा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आमिश दल का प्रमुख अबराल आमिश था। उसकी इस रौबदार आवाज के बाद कुछ देर के लिए नीलामी हॉल में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोगों में आमिश दल के बराबर बोली लगाने का दम नहीं था। आमिश दल के प्रमुख अबराल आमिश के इस बोली लगाने पर वहीं मौजूद दूसरे किसी शख्स ने अपनी रौबदार आवाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अबराल, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी इसकी जरूरत है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी है? इतना कहते हुए वो शख्स हंसने लगा। उसकी बात का जवाब देते हुए अबराल ने कहा, अरे लश्कार दल के लीडर ममराज लश्कार, मैं इस अमृतधारा को अपने पोते के लिए भी तो खरीद सकता हूँ। अबराल की इस बात पर ममराज ने अपनी शातिर हंसी के साथ कहा, अच्छा, फिर तो मैं भी अपने पोते के लिए इसे खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ। चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे पोते की किस्मत में क्या लिखा है। इतना कहने के बाद ममराज ने तेज आवाज में कहा, 22,000 सोने के सिक्के। उसके इतना कहते ही अबराल ने उस अमृतधारा के लिए बोली लगाते हुए कहा, 23,000। इस पर तुरंत ममराज लश्कार ने भी अपनी बोली की कीमत बढ़ा दी और कहा, 25,000। वैसे ममराज लश्कार और अबराल आमिश दोनों अपने अपने दल के प्रमुख थे और दोनों में दोस्ती भी थी, लेकिन जहां पैसों की बात आ जाए तो दोनों अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर देते थे। ये दोनों साथ मिलकर शौर्य दल के प्रमुख को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इनकी नजर शौर्य दल के कब्जे में मौजूद हर चीज पर थी। मगर आज ये दोनों अमृतधारा की बोली लगाने के लिए इस तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे थे जैसे कि एक ही रोटी के टुकड़े के लिए दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, जिससे कि अमृतधारा की बोली अब 31,000 सोने के सिक्कों तक जा पहुंची थी। तभी पूरे हॉल को हैरान करते हुए एक दमदार आवाज में अगली बोली गूंजी, 40,000। ये बोली सुनकर नीलामी हॉल में बैठे सभी लोगों के साथ साथ आमिश दल और लश्कार दल के दोनों लीडर भी दंग रह गए। ये आवाज शौर्य दल के लीडर अरेंद्र शौर्य की थी। अरेंद्र की तरफ देखते हुए अबराल आमिश ने अपने चेहरे पर एक शातिर हंसी लाते हुए कहा, अरेंद्र, लगता है आपको इस अमृतधारा की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम दोनों के पोतों से पहले तुम्हारे बेटे ध्रुव की शक्तियों का बढ़ना जरूरी है। अबराल के इतना कहते ही ममराज भी उसके साथ हंसने लगा। उन दोनों की हंसी पर ताला लगाते हुए अरेंद्र ने सटीक पलटवार करते हुए जवाब दिया, आमिश, अगर तुम अमृतधारा को वाकई में चाहते हो तो एक और ऊंची बोली लगा दो। मैं अगली बोली नहीं लगाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अरेंद्र की इस बात पर ममराज और अबराल दोनों खामोश हो गए, क्योंकि हकीकत में दोनों जान चुके थे कि इस अमृतधारा को अरेंद्र जरूर खरीदेगा। वो दोनों तो मिलकर बस अरेंद्र को परेशान करते हुए सिर्फ नीलामी की कीमत को बढ़ा रहे थे। कीमत बढ़ाने में वो दोनों बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन इन दोनों के इस चाल को अरेंद्र अच्छे से समझ चुके थे। मगर इस समय वो अपने बेटे ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कीमत की परवाह किए बिना अमृतधारा के लिए सबसे ऊंची बोली लगा दी थी। पर अब देखना तो यह था कि क्या ये नीलामी और भी आगे तक जाएगी। अरेंद्र की इस बात पर अबराल कुछ सोचने लगा और फिर उसने बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि असल में वो इस अमृतधारा के लिए नहीं बल्कि इस नीलामी के बाद होने वाली अगली नीलामी के लिए आया हुआ था। उधर दूसरी तरफ अबराल का रवैया देखने के बाद लश्कार दल के प्रमुख ममराज ने भी अमृतधारा के लिए बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी नजर भी अबराल की तरह अगली नीलामी पर थी। जब अरेंद्र के बोली लगाने के बाद किसी ने भी अगली बोली नहीं लगाई, तब सायरा ने सभी को अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में याद दिलाते हुए कहा, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र ने इस अमृतधारा की आखिरी बोली 40,000 सोने के सिक्कों की लगाई है। क्या कोई है जो अब भी इसके लिए बोली लगाना चाहता है? सायरा के इतना कहने के बाद अगली बोली लगाने के लिए किसी की भी आवाज नहीं आई, इसलिए सायरा ने आगे कहा, क्योंकि आखिरी बोली शौर्य दल के लीडर ने लगाई है, इसलिए अमृतधारा उनकी हुई। अगले ही पल सायरा ने अपने पास रखे हुए एक लकड़ी के छोटे से हथौड़े को उठाया और उसे मेज पर 2 बार मारते हुए अमृतधारा की बोली को पूरा किया। हॉल में मौजूद सब लोग समझ गए कि अमृतधारा को उसका मालिक मिल चुका था। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पूरे हॉल में रोशनी जगमगा उठी। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि अब सभी एक दूसरे के चेहरे को साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन ध्रुव के नकाबपोश होने की वजह से उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। आखिरकार जब इतना कुछ करने के बाद भी अमृतधारा ध्रुव के पिता के पास ही आ गई, तो उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। अब उसके पास जो पैसे आने वाले थे वो उसके बाबा के ही थे। इधर दूसरी तरफ एक बार फिर से सायरा ने हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहा, अगली नीलामी के लिए सभी तैयार रहें। सायरा के इतना कहते ही एक बार फिर से नीलामी हॉल में अंधेरा छा गया। इस वक्त रोशनी सिर्फ और सिर्फ सायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। दरअसल अब वही आखिरी नीलामी होने वाली थी, जिसके लिए आमिश दल और लश्कार दल के लीडरों ने अमृतधारा की बोली को और आगे नहीं बढ़ाया।
दोनों को अपने पैसे इस अगली नीलामी पर लगाने थे। सारा ने अपने हाथ में मौजूद उस अमृत धारा की शीशी को वापस मेज पर रख दिया। उसके बाद एक लकड़ी के कटोरे में रखी हुई हरे रंग की बड़ी सी गोली को हाथ में ले लिया। उस गोली को सबको दिखाते हुए उसने कहा, यह है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, हरिकेन चांट। जैसे ही लोगों ने सायरा के मुंह से हरिकेन चांट के बारे में सुना, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी शक्ति के इस्तेमाल की यह तकनीक एक योद्धा के साथ जिंदगी भर रहती थी, और यह भी हो सकता है कि उस योद्धा से यह तकनीक उसकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी मिल जाए। अगर किसी के पास केवल गोलियां, कोई शरबत या फिर अमृत धारा ही क्यों ना हो, उसके पास ये सब कुछ होने के बाद भी अगर शक्ति की कोई हाई लेवल टेक्निक नहीं है, तो फिर वो कितनी ही गोलियां क्यों ना खा ले, कितना ही शरबत या अमृत धारा क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। इसलिए हर कोई सायरा की बताई हुई तकनीक को पाने की चाह में था। लेकिन अब देखना यह था कि उसकी बोली कहां से शुरू होगी। नीलामी घर में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान उस हरे रंग की गोली पर गया। वो गोली इतनी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही थी कि कुछ पल के लिए लोग सायरा को तो भूल ही गए। वहीं हॉल में बैठे अरेंद्र का अब इस बोली में शामिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम अमृत धारा की बोली में लगा दी थी। हो सकता है यही शायद उन दोनों दलों के लीडरों की चाल थी। वहीं ध्रुव ने यह सब जानने के बाद खुद से कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तीनों दलों के प्रमुख इसे हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक आम तकनीकों से काफी बेहतर है। हर कोई इसे पाना चाहेगा। अब तो ये देखना है कि इसकी नीलामी किस हद तक जाती है। अपने आप से बात करते हुए ध्रुव ने कहा, एक बात तो आज साफ हो जाएगी, अब जिस किसी के पास भी ये तकनीक जाएगी, उसके पास एकलव्य बनने का एक आसान तरीका होगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सभी दलों में सबसे शक्तिशाली बनकर सबके सामने उभर कर आए। ध्रुव को इस तरह से परेशान देखकर उसकी अंगूठी में बैठे विदुर ने कहा, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, ये तो सिर्फ क्लास 2 की एक हाई लेवल तकनीक ही है ना। विदुर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो शक्तियों का खजाना था। लेकिन अपने आचार्य से इस तरह की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निक कह रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं। और फिर उसने मन ही मन में कहा, आचार्य से इस बारे में बात करना मतलब अपना ही सर खपाना है। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और तो और वो अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं। फिलहाल मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं चुपचाप यहाँ बैठकर नीलामी होते देखूं। जब ध्रुव ने विदुर को इस बारे में सही से जवाब नहीं दिया, तो विदुर ने उसे कहा, मेरे हिसाब से तुम इन सब बातों को भूलकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है। जिस दिन तुम एकलव्य बन जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हाई लेवल की तकनीक क्या होती है। अपने आचार्य की इस बात पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जल्द एकलव्य रैंक तक पहुंच जाऊं। उधर सायरा ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उस गोली को अपने हाथ में लिया और अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, हर कोई इस तकनीक को लेकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इसे हासिल करने के बाद उसकी शक्तियां कहां से कहां पहुंच जाएंगी। यहाँ पर इसे पाने के लिए हर कोई इसकी बोली लगा सकता है। तभी हॉल में बैठे हुए लोगों में से किसी एक ने चिल्लाकर सायरा से कहा, हाँ हम जानते हैं, अब आप जल्दी बोली लगाइए और नीलामी की शुरुआत कीजिए। उसकी इस बात पर सायरा ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी मीठी आवाज में कहा, हरिकेन चांट तकनीक की बोली की शुरुआत होती है 2 लाख सोने के सिक्कों के साथ। सायरा के इतना कहते ही नीलामी हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। इस बोली के साथ ही वहां बैठे आधे लोग इस नीलामी से बाहर हो गए थे, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कई लोग ऐसे थे जिनके पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सायरा ने जिस बोली के साथ इस नीलामी की शुरुआत की थी, उसे सुनने के बाद ध्रुव ने मन ही मन कहा, सायरा को किसी का कत्ल करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, इसका इस तरह मदहोशी से बात करना ही काफी है। क्या गजब की शुरुआत की है इसने बोली की। 2 लाख सोने के सिक्के, ये शौर्य दल के पूरे 2 साल के मुनाफे के बराबर है। दोनों दलों के लीडर इस तकनीक की शुरुआती बोली को सुनकर हैरान हो गए थे। वो दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये बोली बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे कि हरिकेन चांट तकनीक चीज ही ऐसी थी कि अगर उसे उन्होंने ऊंची कीमत पर भी खरीद लिया तो वो इसे कभी ना कभी किसी और को जरूर बेच सकते हैं। इधर 2 लाख की बोली के आगे किसी ने भी कोई दूसरी बोली नहीं लगाई। पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। तभी सायरा ने सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और मनी मन कहा, भले ही तुम सब लोग फिलहाल बोली की इस शुरुआती कीमत के बाद कुछ देर के लिए सन्न रह गए हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि हरिकेन चांट जैसी हाई लेवल तकनीक के लिए तुम लोग अपनी जिंदगी का कमाया हुआ सारा पैसा लगा सकते हो। सायरा मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र के आधे गंजे आदमी की आवाज नीलामी हॉल में गूंजी, 2,10,000 सोने के सिक्के। अरेंद्र ने जैसे ही उस बोली लगाने वाले शख्स की ओर देखा तो उसे नजर आया कि वो तो एक व्यापारी था। इस व्यापारी की मिसोडोरिया शहर में हथियारों की दुकान थी और उसने लगभग पूरे हथियारों के बाजार पर अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ था। हालांकि वो तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो काफी ताकतवर था। उस हथियारों के व्यापारी की बोली लगाने के तुरंत बाद किसी की एक बार और बोली लगाने की आवाज गूंजी, 2,30,000 सोने के सिक्के। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा तो सबको पता चला कि यह भी मैसोडोरिया शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था।
इस व्यापारी की बाजार में दवा की कई दुकानें थी। ये भी तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन यह व्यापारी भी काफी शक्तिशाली था। इस दवा व्यापारी को हथियार के दुकान वाले व्यापारी ने घूर कर देखा और नीलामी की अगली बोली के लिए जोर से चिल्लाया, 2,40,000। ये बोली सुनने के बाद नीलामी घर में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। आखिरकार जब दोनों व्यापारी एक दूसरे को बोली लगाने के बाद घूर रहे थे, तभी उन दोनों के कान में अगली बोली की आवाज गूंजी, 3 लाख। ये बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आमिश दल का प्रमुख अबराल आमिश था। उसकी इस बोली की रकम को सुनकर उन दोनों व्यापारियों ने अपने पैर पीछे कर लिए। 3 लाख सोने के सिक्कों की बोली। सब जानते थे कि मैसेडोनिया शहर में आमिश दल को टक्कर देने वाले सिर्फ 2 ही दल थे, शौर्य दल और लश्कार दल। इसमें से लश्कार दल के प्रमुख ममराज ने अगली बोली लगाई, 3,50,000। इस पर अबराल ने एक और बोली लगाई, 3,70,000। अब ममराज की बोली की आवाज आई, 3,80,000। ममराज की बोली को टक्कर देते हुए अबराल भी लगातार उससे ऊंची बोली लगाते जा रहा था। उन दोनों को इस तरह से नीलामी में बोली लगाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर बस उस क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक को हासिल करना चाहते थे।